दुनिया में जब भी कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो या मिडिल ईस्ट की टेंशन हो, उनका आपसे और मुझसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी उनकी लड़ाई का पूरा बिल हमारे फ्यूल टैंक पे फाड़ा जाता है। फैक्ट ये है कि इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर होने के बाद भी अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का 85% से ज्यादा इंपोर्ट करता है। और इसी ट्रिपलिंग एनर्जी डिपेंडेंसी की वजह से जब भी बाहर आग लगती है, उसका सीधा असर हमारे आम आदमी की पॉकेट में पड़ता है। अब ऐसे में जब एक इंडियन मिनिस्टर सामने से आके बोलता है कि मैं इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी को खत्म कर दूंगा, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को कम कर दूंगा और बिलियंस ऑफ डॉलर बचाकर वो पैसा सीधे हमारे रूरल फार्मर्स की पॉकेट में डाल दूंगा, तो ऊपर ऊपर से सब बिल्कुल सही लगता है। इसीलिए जब पहली बार उन्होंने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट देश के सामने रखा, तो लोगों ने उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि आइडिया भी अट्रैक्टिव था। पेपर पर देखो तो ऑलमोस्ट परफेक्ट पॉलिसी लगती है, लेकिन पॉलिसी पेपर पर नहीं, रोड पर टेस्ट होती है। और वहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं, इथेनॉल है क्या? सिंपल लैंग्वेज में ये एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो शुगर केन, कॉर्न, डैमेज ग्रेन्स और एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनाया जाता है। गवर्नमेंट का आइडिया सिंपल था, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करो, जितना ज्यादा इथेनॉल उतना कम इंपोर्टेड क्रूड ऑयल। और अगर ये लार्ज स्केल पे हो जाए तो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल धीरे धीरे कम हो सकता है। सुनने में ये ऑलमोस्ट विन विन सिचुएशन लगती है, लेकिन हर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन की तरह इसके भी ट्रेड ऑफ्स है। सबसे पहली प्रॉब्लम केमिस्ट्री। इथेनॉल की एक प्रॉपर्टी होती है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये हवा से मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है। यानी अगर गाड़ी ह्यूमिड क्लाइमेट में कुछ दिन तक खड़ी रहे तो इथेनॉल फ्यूल के अंदर पानी एब्सॉर्ब हो सकता है और एक्सट्रीम सिचुएशंस में फ्यूल के अंदर फेस सेपरेशन हो सकता है। और फिर ये मिक्सचर फ्यूल लाइंस, इंजेक्टर और स्पेशली पुरानी गाड़ियों के कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर E20 से चलने वाली गाड़ी कल खराब हो जाए, बिल्कुल, लेकिन ये रिस्क उन गाड़ियों में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है जो इथेनॉल कंपैटिबल डिजाइन ही नहीं की गई है। और यही आती है हमारी दूसरी प्रॉब्लम। आज भी इंडिया की सड़कों पर दौड़ने वाली बहुत सी गाड़ी अभी भी पुराने PS4 और अर्ली PS6 की है। इनमें से काफी व्हीकल्स को ओरिजिनली सिर्फ E5 या E10 फ्यूल के हिसाब से डिजाइन किया गया था। अब फ्यूल तो बदल दिया गया, बट इंजन तो नहीं बदला ना। और इसी वजह से कई कंज्यूमर्स माइलेज ड्रॉप्स, परफॉर्मेंस इशू और लॉन्ग टर्म इंजन कंपैटिबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज करते हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इंजन को कंपैरेटिवली ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ सकता है। इसी वजह से कुछ व्हीकल्स में माइलेज 6 से 10% तक कम होने की रिपोर्टें भी सामने आ रही है। और इंडिया जैसी कंट्री में जब आदमी गाड़ी खरीदते वक्त सबसे पहला सवाल ही पूछता है कितना माइलेज देती है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और सिर्फ मैकेनिकल प्रॉब्लम ही नहीं है ना, इस पॉलिसी को लेकर एक बड़ा एनवायरमेंटल पैराडॉक्स भी सामने आ रहा है। मुद्दा है वाटर स्कैर्सिटी का। इथेनॉल को बार बार एक ग्रीन और इको फ्रेंडली फ्यूल बोलकर मार्केट किया जाता है, लेकिन इंडिया में इथेनॉल सबसे ज्यादा शुगर केन यानी गन्ने से बनता है, जो देश की सबसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में से एक है। सिर्फ 1 लीटर शुगर केन इथेनॉल बनाने के लिए हजारों लीटर पानी लग जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम एक फ्यूल क्राइसिस से बचने के लिए देश को ग्राउंड वाटर क्राइसिस में धकेल रहे हैं? और अब तो कंज्यूमर लेवल पर भी क्वेश्चन उठने लग गए हैं। सोशल मीडिया, ऑटोमोबाइल फोरम और कई यूजर कम्युनिटीज में लोग फ्यूल एफिशिएंसी कम होना, इंजन स्टॉलिंग और कंपैटिबिलिटी कंसर्न की कंप्लेन शेयर कर रहे हैं। ऐसे में गडकरी जी बार बार क्रिटिक्स को चैलेंज करते हैं कि कोई पब्लिकली इंजन डैमेज प्रूफ करके दिखाए, लेकिन जब भी कोई वाटर स्कार्सिटी या इंजीनियरिंग गैप्स का पॉइंट सामने रखता है तो उसे एंटी नेशनल बोल दिया जा रहा है। तो लोग तो गुस्सा होंगे ही ना, और फिर इसमें नेपोटिज्म और कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट वाला एंगल भी सामने आ जाता है। कई जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने बार बार ये सवाल उठाया है कि जब से गवर्नमेंट ने E20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम को मैंडेटरी बनाकर प्राइवेट डिस्टिलरीज के लिए रास्ता साफ किया है, तब से गडकरी जी के परिवार से जुड़े बिजनेसेस में एक अनइमेजिनेबल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई है। और यही वजह है कि पब्लिक का सारा गुस्सा, सारा क्रिटिसिज्म बार बार इसी एक पॉइंट पर आके रुक जाता है। क्योंकि अगर एक क्रिटिकल लेंस से देखें तो आम जनता का गुस्सा बिल्कुल जायज है। एक तरफ देश का कॉमन मैन अपनी मेहनत की कमाई से महंगा पेट्रोल खरीद रहा है, ऊपर से खराब होते इंजन और घटती माइलेज का नुकसान अलग से झेल रहा है। और ठीक उसी वक्त पॉलिसी मेकिंग चेयर पर बैठे मिनिस्टर का परिवार की कंपनीज
विंडफॉल प्रॉफिट कमा रही है। यही ऑप्टिक्स, यही टाइमिंग इस पूरे इथेनॉल इंप्लीमेंटेशन प्लान की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। चाहे ये पॉलिसी ऑब्जेक्टिवली कितनी भी सही क्यों ना हो, एक बात को आदमी के दिमाग में डाउट आ ही जाता है। बट देयर इज अ डिफरेंट साइड टू दिस कॉइन एज वेल। गडकरी जी के सपोर्टर्स की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि इस इथेनॉल ड्राइव में सिर्फ ये तो कंपनीज ग्रो नहीं हुई है, बल्कि पूरा इथेनॉल इंडस्ट्री, पूरा इकोसिस्टम बूम हुआ है। देश भर में कई नई प्राइवेट डिस्टिलरीज खुली है, लोकल जॉब्स जनरेट हुई है और पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अपग्रेड हुई है, जो कि एक हद तक सच्ची बात है। देखो, नॉट एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। गडकरी जी ने पहले भी कई बार अल्टरनेटिव फ्यूल्स का मुद्दा उठाया है, फिर चाहे वो हाइड्रोजन गैस का हो या बायोफ्यूल। इवन बिफोर ऑल दिस कंट्रोवर्सी एंड विंडफॉल प्रॉफिट, ही वाज एक्टिवली पुशिंग फॉर इंडिया टू बी सेल्फ डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। और फर्क दिखा है। आज E20 मैंडेट की वजह से इंडिया ने अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज बचा लिया है। जो पैसा पहले मिडिल ईस्टर्न ऑयल कार्टेल्स को जाता था, अब वो डोमेस्टिक डिस्टिलरीज और इंडियन फार्मर्स के पास जा रहा है। स्ट्रेटेजिकली देखें तो स्प्रेडशीट पर ये मॉडल बिल्कुल फ्लॉलेस। रूरल जीडीपी बढ़ रही है, कार्बन एमिशन घट रहा है और ग्लोबल ऑयल शॉक से सेफ्टी मिल रही है। तो नॉट एवरीथिंग इज रॉन्ग विद दिस पॉलिसी। देखो, प्रॉब्लम जो है ना, इथेनॉल पॉलिसी से नहीं है, बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के तरीके से। प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव अ से। बस इतनी सी बात है। जब भी इस नो ऑप्शन पॉलिसी या वाटर स्कार्सिटी पर डिबेट होती है, तो पॉलिसी मेकर्स बार बार ब्राजील का एग्जांपल लाके रख देते हैं कि ब्राजील बायोफ्यूल का ग्लोबल किंग है, यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और उनका पूरा मॉडल इंडिया की तरह ही शुगर केन पर चलता है। ब्राजील ने ये ट्रांजिशन रातों रात नहीं किया। उन्होंने 1970 से अपना प्रोग्राम शुरू किया। ऑटोमेकर्स को टैक्स इंसेंटिव दिए गए और जनता को सब्सिडाइज करके सस्ती फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां मार्केट में लाई गई। आज वहां 80% से ज्यादा गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल वाली। इंडिया में हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है, गाड़ियां वही पुरानी है। ऑटोमेकर्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अडेप्ट करने के लिए, लेकिन फ्यूल पहले बदल दिया। ऐसे में ब्राजील का एग्जांपल देखकर आंखों पे पट्टी नहीं बांधी जा सकती, बल्कि हमें तो ब्राजील से सीखना चाहिए, जिसने पिछले 40 साल में एक परफेक्ट, एक स्टेबल इथेनॉल इकोसिस्टम बनाया है। देखो, इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया को 6 सिंपल और स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेने चाहिए। पहला स्टेप, पेट्रोल पंप पर प्योर अनब्लेंडेड पेट्रोल का ऑप्शन वापस लाया जाए, भले ही उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा क्यों ना हो। जो कंज्यूमर E20 लेना चाहता है वो खुशी से ले, लेकिन जिनकी गाड़ी अलाउ नहीं करती है, जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है, उनके पास भी तो एक सेफ ऑप्शन होना चाहिए ना। दूसरा स्टेप, पुरानी गाड़ियों के ओनर्स को अडेप्ट करने का टाइम देना चाहिए। ये ट्रांजिशन किसी फोर्स मैनर में नहीं, बल्कि एक स्मूथ फेस वाइज तरीके से होना चाहिए। तीसरा स्टेप, गन्ने यानी कि शुगर केन, इसके कंपैरिजन में एग्रीकल्चर वेस्ट और सेकंड जनरेशन इथेनॉल पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर है और पानी पर प्रेशर कम से कम पड़े। चौथा स्टेप, ऑटोमोबाइल कंपनीज को अग्रेसिवली फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स डेवलप करने के लिए बड़े इंसेंटिव्स और कस्टमर्स को सब्सिडी देनी चाहिए, जैसे ब्राजील ने किया। पांचवा स्टेप्स, हमें सिर्फ किसी एक अल्टरनेटिव फ्यूल को अपनी अकेली प्रायोरिटी नहीं बनानी है। ईवीज, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, सीएनजी, आज हमारे पास ऑप्शन की कमी नहीं है। इंडिया को किसी एक विनर को चूज नहीं करना है। इंडिया को एक बैलेंस एनर्जी पोर्टफोलियो बनाना है, जिससे हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। और छठा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, गवर्नमेंट के हर पॉलिसी डिसीजन के सेंटर में कंज्यूमर होना चाहिए, न कि सिर्फ उनके पेपर पर लिखे हुए एम्बिशियस टारगेट्स। देखो, असली डिबेट इथेनॉल वर्सेस पेट्रोल की नहीं है, असली डिबेट है चॉइस वर्सेस कंपल्शन की। एक ना, गवर्नमेंट का काम सिर्फ अच्छा फ्यूचर बनाना नहीं होता, लोगों को उस फ्यूचर तक कंफर्टेबली पहुंचाना भी होता है। नितिन गडकरी का इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का विजन बिल्कुल गलत नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का ऑयल इंपोर्ट बिल बचाकर देश के अंदर इन्वेस्ट करना एक राइजिंग सुपर पावर के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन डिसरप्टिव पॉलिसी का मतलब ये नहीं होना चाहिए ना कि आम जनता के पैसे पर फोर्स एक्सपेरिमेंट किए जाए। असली डेवलपमेंट कभी भी एक तरफा पॉलिसी थोपने से नहीं आती है। असली डेवलपमेंट तब होती है जब सबकी बात सुनी जाए, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और सही मायने में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को फॉलो किया जाए। अब अगर यहाँ तक रुक ही गए हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इट हेल्प्स इन माय चैनल्स ग्रोथ। दिस इज द इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट साइनिंग।